हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं यासिर उस्मान और सवाल ये कि कहीं स्पेनिश फ्लू तो नहीं बन जाएगा कोरोना। ये सवाल इसलिए क्योंकि 100 साल पहले फैली महामारी स्पेनिश फ्लू ने भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान ले ली थी। जी हां, 1 करोड़ 80 लाख मौतें। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आए थे और लेखक प्रेमचंद भी। लेकिन आज जब हम महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेनिश फ्लू के दौर में मिले सबक हमने भुला दिए। वो क्या सबक हैं जो आज कोरोना काल में हम सबको कतई भूलने नहीं चाहिए। आज दुनिया भर में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस महामारी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन जारी है, हर चीज थम गई है। लेकिन महामारी के कोरोना काल में मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स यानी सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू को याद रखना बेहद जरूरी है। स्पेनिश फ्लू यानी वो महामारी जिसने हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी चपेट में ले लिया था, जिसके प्रकोप के शिकार कवि निराला और प्रेमचंद भी हुए, जिसकी वजह से भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए थे। ये दिल दहला देने वाली कहानी जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटकर करीब 100 साल पीछे जाना होगा। आज की महामारी कोरोना तो हवाई जहाज के रास्ते भारत पहुंची, लेकिन 100 साल पहले महामारी स्पेनिश फ्लू पानी के जहाज के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। वो साल था 1918। स्पेनिश फ्लू और कोरोना का भले उसका कुछ संबंध नहीं है क्योंकि ये अलग अलग विषाणु हैं, लेकिन किस तरह से पैंडेमिक फैलता है और उसमें हमें क्या करना जरूरी होता है। जैसे उस वक्त भी कम्युनिटी स्प्रेड था, इस वक्त भी कम्युनिटी स्प्रेड है। तो कोई भी वायरस, कोई भी पैंडेमिक जब शुरू होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद वो इस फेज 3 में या कम्युनिटी स्प्रेड के फेज में जाता है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना का भी कम्युनिटी स्प्रेड कुछ जगह हमें देखने को मिल रहा है। 29 मई 1918 पहला विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। युद्ध के मोर्चे से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई के बंदरगाह पर आकर खड़ा हुआ और करीब 48 घंटों तक वहां लंगर डाले खड़ा रहा। स्पेनिश फ्लू के संक्रमण की शुरुआत यहीं से हुई। 13 दिन बाद 10 जून 1918 मुंबई बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। स्पेनिश फ्लू का भी भारत में यह पहला मामला था। स्पेनिश फ्लू के वायरस का नाम H1N1 था। ये वही वायरस है जिसने साल 2009 में दुनिया के कई देशों में स्वाइन फ्लू फैलाया था। कोरोना वायरस की तरह स्पेनिश फ्लू भी मरीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता था। कोरोना वायरस की तरह स्पेनिश फ्लू में भी मरीज को बुखार आता था। कोरोना वायरस की तरह स्पेनिश फ्लू में भी मरीज के फेफड़ों पर ज्यादा असर पड़ता था। ये वही वायरस है जिसने 2009 का स्वाइन फ्लू किया था, उसी का एक स्ट्रेन था। इसको H1N1 वायरस भी कहा जाता है। 1918 में देखा गया था जो ये वायरस आया था, इसकी इन्फेक्टिविटी और मॉर्टेलिटी, इसका फैलाव और इसकी मारने की क्षमता कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा थी। इस घटना का जिक्र करते हुए मेडिकल इतिहासकार और लेखक अमित कपूर ने अपनी किताब राइडिंग द टाइगर में लिखा, 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाहियों को जो बॉम्बे बंदरगाह पर तैनात थे, खांसी जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ये भारत में संक्रामक बीमारी स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। तब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। संक्रमण बढ़ने पर बहुत खांसी के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति की नाक और कभी-कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था। पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि लगता था सारी हड्डियां टूट जाएंगी। हालांकि शुरू में जब ये बीमारी कई देशों में फैली थी तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे इसलिए छिपाया कि इससे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल न गिर जाए। फिर सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया और इसीलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। समंदर के रास्ते जब ये महामारी मुंबई में दाखिल होकर पूरे भारत में फैल गई तो हालात ऐसे हुए कि लाशों को ढकने के लिए कफन कम पड़ गए। साइंस जर्नलिस्ट लॉरा स्पिनी ने अपनी किताब पेल राइडर में मुंबई के एक स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से लिखा, स्पेनिश फ्लू रात में चोर की तरह घुसा और उसने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे।
पानी के जहाज से समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए इस वायरस ने पहले तो मुंबई को अपनी चपेट में लिया, लेकिन इसके बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के जरिए यह वायरस देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। कुछ ही महीनों में यह महामारी ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग शहरों में फैल गई। लेखक जॉन बेरी की किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा में लेखक जॉन बेरी ने दिल्ली शहर में स्पेनिश फ्लू के महामारी के कहर के बारे में बताया है। लेखक लिखते हैं कि ट्रेन एक शहर से चलती थी और दूसरे स्टेशन पर पहुंचने पर ट्रेन में लाशें ही लाशें होती थी। पूरे भारत में लाखों लोग चपेट में आते जा रहे थे। फिर खबर आई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र 48 साल थी और वो गुजरात में अपने आश्रम में थे। उनका इलाज चला और उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा गया। वो सिर्फ तरल पदार्थों का सेवन कर रहे थे। वो पहली बार इतने लंबे दिनों के लिए बीमार हुए थे। इस बुखार के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा, जीवन जीने की सारी रुचि खत्म होती जा रही है। गांधी और उनके सहयोगी तो ठीक हो गए, लेकिन गांधी जी की बहू गुलाब और पोते शांति की इस बीमारी से मौत हो गई। इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों में मशहूर लेखक प्रेमचंद का भी नाम था। 1918 में ही हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी और घर के कई दूसरे सदस्य इस बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा, मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी हैं। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे थे। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। बहुत बड़े स्तर पे कम्युनिटी स्प्रेड उस टाइम पे हुआ था। उसके 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो होते हैं किसी भी महामारी को रोकने के, वो उस टाइम पे इतने डेवलप नहीं थे। दूसरा कारण ये था कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह थे, वो सारे के सारे यूटिलाइज हुए थे वॉर के लिए, और सिविलियन पॉपुलेशन को देखने के लिए उनका नंबर बहुत कम था। सोचिए कैसा खौफ रहा होगा उस वक्त लोगों के दिलों में। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। इसी हफ्ते हमने देखा कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लोग शराब की दुकानों पर लाइन में खड़े हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, शायद ये सोचकर कि यह बीमारी उन्हें नहीं हो सकती, शायद वायरस का कहर उतार पर है। ये गलती 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के दौर में भी की गई थी। बीमारी का असर जरा सा कम हुआ था, लोगों का ध्यान सावधानियों से हटने लगा था और फिर तबाही ने दोबारा अपना सर उठाया था। इसी हफ्ते एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ साफ आगाह किया कि कोरोना को ढलान पर मानने की गलती न करें। भारत में कोरोना जून जुलाई में अपने चरम पर पहुंच सकता है। फिलहाल भारत में पीक आना बाकी है। आपका असेसमेंट क्या है, कब तक भारत में पीक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आए गए। ये मॉडलिंग डेटा पे है। कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कुछ लोगों ने इससे पहले भी कहा है, कुछ ने कहा कि अगस्त तक भी जा सकता है। तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल फील कि जून जुलाई तक हमारा पीक आ जाना चाहिए। जो कोरोना के बारे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैसा ही 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के वक्त भी हुआ था। अगस्त 1918 तक भारत और दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू का जोर थोड़ा कम होने लगा तो लोगों को लगा कि महामारी शायद ढलान पर आने लगी है और जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर 3 महीने बाद नवंबर 1918 में स्पेनिश फ्लू ने और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। खासतौर पर स्पेनिश फ्लू से जूझती दिल्ली तो लाशों का शहर बन गई थी। 1919 की शुरुआत में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए किए गए इंतजाम धराशायी हो गए। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई और लाशों को सुपुर्दे खाक करने के लिए 3 गज जमीन ढूंढना भी मुश्किल हो गया। तबाही के जो मंजर दिल्ली ने देखे वो इतिहास की कई किताबों में दर्ज हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों के आंकड़ों पर गौर करें तो मरने वालों में पुरुषों की तादाद ज्यादा है, जबकि स्पेनिश फ्लू के दौर में इस बीमारी की महिलाएं ज्यादा शिकार हुई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गरीब घरों में बड़े पैमाने पर महिलाएं कुपोषण का शिकार थीं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और घर में महिलाएं ही बीमार की सेवा करती थीं। इसीलिए स्पेनिश फ्लू से महिलाओं की मौत ज्यादा हुई थी।
इसके अलावा दोनों बीमारियों में कई समानताएं हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भारत के मुकाबले बेहतर इलाज की सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी लाखों लोग स्पेनिश फ्लू का शिकार हुए थे। यहां तक कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दादा की मौत भी स्पेनिश फ्लू से ही हुई थी। लेकिन स्पेनिश फ्लू ने दुनिया में सबसे ज्यादा कहर भारत में ही मचाया था। 1.5 साल तक कहर बरपाने वाली यह महामारी 1920 में जब भारत में ढलान पर आई, तब तक 1,80,00,000 लोगों की जान ले चुकी थी। ये उस समय भारत की जनसंख्या का 6% था। हालत इसलिए और भी खराब हुई क्योंकि उसी समय भारत के इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक बार यानी 1911 से 1921 के सेंसस में ही ऐसा हुआ है कि देश की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में कम हुई हो। 1,80,00,000 लोग मरे थे भारत में। पुराना आंकड़ा समझकर इसे भूलिएगा मत। और अब सबसे अहम बात कि 100 साल पहले की इस महामारी में आज के कोरोना काल के लिए क्या संकेत छिपे हैं। दोनों महामारियों के बीच भले ही 1 सदी का फासला है, लेकिन कई समानताएं भी हैं। क्या सबक हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? पहला सबक, वायरस पलट कर आ सकता है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने साबित किया कि वायरस एक बार में खत्म नहीं होता, बल्कि पलट कर आता है। 1918 के सितंबर तक जब लगने लगा था कि प्रकोप खत्म हो रहा है, तभी 3-4 महीने बाद स्पेनिश फ्लू का दूसरा और सबसे खतरनाक दौर आया था, जिसने करोड़ों जानें ली थी। कोरोना के भी कई दौर हो सकते हैं, इसलिए सावधानी का साथ कतई नहीं छोड़ना है। दूसरा सबक, कम्युनिटी स्प्रेड रोकना। कोरोना की तरह स्पेनिश फ्लू का भी इलाज या टीका नहीं था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या सावधानियों या सैनिटाइजेशन जैसी बातों की जानकारी भारत में आम लोगों को नहीं थी, इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड होता रहा। इससे सबक लेकर कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना होगा। तीसरा सबक, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी सावधानियां। अमेरिका ने 1918 में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, क्वारंटीन और बेसिक हाइजीन जैसे तरीकों के साथ साथ कई जगह लॉकडाउन और यातायात प्रतिबंध जैसे कदम उठाए थे और काफी हद तक उस समय भी मृत्यु दर पर काबू पा लिया था। चौथा सबक, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च। कोरोना से प्रभावित दुनिया भर के देशों को मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर ज्यादा खर्च के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि भविष्य में महामारी के हालात पर काबू पाया जा सके। तो आज स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल साइंस बहुत बेहतर है और उम्मीद है कोरोना को भी हरा ही दिया जाएगा। लेकिन सावधानियों के ये सबक जो इतिहास में छिपे हैं, इन्हें भी भूलना नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।